सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अरिहंत का आंसर पेपर है तो इसमें 2023 और सेट नंबर 3 हल कराने वाले हैं। यदि आपने से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बता देना, उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला तो बताएंगे नहीं, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। इसमें पूछा हुआ बिंदु -3, -5 की बाई अक्ष से दूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा, बाई अक्ष से दूरी। तो आपको यहाँ पे लिखना है बाई अक्ष से दूरी। तो बाई अक्ष से दूरी बराबर x, और x का मान कितना -3 है हमारा। ये वाला आंसर हो जाएगा -3। देखो ये x का मान और ये y का मान है, ठीक है। तो बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी बराबर x और x का मान -3 है। अगर यहीं से पूछ दे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी बराबर बाई, और बाई का मान कितना 5 है। तो आप 5 पे टिक लगा देना, ठीक है। बाई अक्ष से दूरी बराबर x और x का मान -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। तो पहले 144 के काटें गुणनखंड इस प्रकार। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 तीन 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे 9 बन जाएगा, फिर इसको 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। तो 144 को लिखना है, देखो 1 2 3 4, 2 पे घात 4 और 3, इसको लिखेंगे 3 पे घात 2। तो हमें अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग चाहिए। तो 4 2 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। घातें जोड़नी खाली, 4 2 6, 6 पे टिक लगा लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 4, अपने आप करिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए। इन दोनों प्रश्नों में ये लासा दिया हुआ, तो इसका मासा ज्ञात करना। तो एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा कर देना। चलिए इसको करके दिखा दूंगा। अच्छा, आप लोग कटापिटी नहीं कर पाते हो। प्रश्न नंबर है हमारा 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं, 132 और इसके बाद 288। अब इनका जो एलसीएम है, ठीक है, जो इनका लासा है भैया, लासा बराबर है 31 68, ये इसका लासा है। तो एक सूत्र होता है हमारा, और मासा ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या दूसरी। ये तो आपने सूत्र देखा ही होगा। तो मासा हमें पता नहीं, तो मासा को ऐसे छोड़ दो, और लासा हमारा ये दिया हुआ 31 68, पहली संख्या 132 और दूसरी संख्या हमारी है 288। अब ये हमारा देखो 12 से कट जाएगा, पहले 12 से काटिए। तो देखो 12 एकन 12, इसमें एक बचा, 12 एकन 12, इससे 12 काटिए। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे बचा हुआ हमारा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 76 और 12 छंग 72, ठीक, 4 बचा, और 12 चौक 48, 11 से काटिए इसको। तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। अब ये फिर 12 से कट जाएगा, तो 12 दूनी 24, तो ये 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4 बचा हुआ है, और 12 चौक 48, फिर 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों हमारा मासा बराबर निकला है भैया 12। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर, विकल्प नंबर डी मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर देखिएगा 5। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे देखा समीकरण दे रखा है 3x² माइनस का 12x और प्लस का m बराबर 0। अब प्रश्न कर रहा है मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल बराबर है तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा b² - 4ac बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये b का मान और ये a का मान और ये यहाँ पर ये c का मान हो जाएगा। तो -12 का वर्ग 4 गुणा a का मान 3 और c का मान m और बराबर 0।
तो ये तो बन जाएगा 144 और माइनस 4 तो ये 12m और बराबर 0। इस 12m को उधर भेज दो तो 144 बराबर 12m, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा तो 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, तो m बराबर में 12 मिल जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 हमारा 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो हमें इसमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है, मूलों का योगफल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मूलों का योगफल का सूत्र होता है हमारा मूलों का योगफल बराबर माइनस b अपान a, ये सूत्र होता है। तो ये b का मान है, ये a का मान और ये c का मान है। तो b का मान -3 है तो -3, a का मान 5 है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 3/5 आ जाएगा इसका आंसर। अगर आपसे मूलों का गुणनफल पूछे वो भी देख लीजिए। मूलों का गुणनफल, तो प्यारे बच्चों मूलों का गुणनफल होता है c अपान a, तो ये वाला सूत्र लगा देना है। तो c का मान कितना 2 है, a का मान 5 है तो इसका आंसर 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था मूलों का योगफल, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5। 3/5 ए पे टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है युगपत समीकरण एक ये दिया और एक ये दिया, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पे x + 2y बराबर 70, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x + λy बराबर 35। तो प्यारे बच्चों देखो प्रश्न कर रहा है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल v1/v2 और नॉट इक्वल c1/c2। प्यारे बच्चों ये रेखाएं समांतर होती हैं, कैसी होती है, समांतर होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता है। चलिए समझिए, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको 1/2 लिखेंगे और 2/λ लिखेंगे और 70/35। कोई हल नहीं है तो इस लास्ट वाले को हम काट देंगे ऐसे करके, कोई हल नहीं है तो इसके हिसाब से इसके अनुसार हम इसको काट देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को बराबर करेंगे हम। तो 1/2 बराबर 2/λ, कैसे गुणा करो इसका इसमें इसका इसमें, तो λ बराबर 4 हमें मिल जाएगा। तो यही प्रश्न का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 8 है बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको आप। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रश्न नंबर है बेटा हमारा 8। तो एक आपको पहले रेखाखंड बनाना है इस प्रकार। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी। तो ए के निर्देशांक है -4, 2 और बी के निर्देशांक है हमारे पास 5, 6 और यहाँ पे कर लीजिए अगला बिंदु हमारा पी। तो इसके निर्देशांक हैं a/8, 4। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है हमारा x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होते मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ पे देखो P के निर्देशांक ये दिए हुए हैं, तो ए, यहाँ पर ए है हमारा a, 8 और 4, ये हमारे ए के यानी पी के निर्देशांक है और ये भी पी के निर्देशांक है। तो ये वाले दोनों बिंदु लगाए जाएंगे, ठीक, ए बी के। तो इसका मान -4, इसका मान 5, तो -4 + 5 और बटा 2, अब इसका मान 2 + 6/2। तो प्यारे बच्चों ये तो बचा 1/2 और ये हो गया हमारा, ये 8/2 हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे a/8, 4। तो प्यारे बच्चों ये दोनों बिंदु हमारे समान है क्योंकि ये भी पी के निर्देशांक है और ये भी पी के निर्देशांक है। तो इसमें क्या करेंगे, भुज बराबर भुज कर दीजिए आप। ये भुज होती है, इसकी ये भुज है, ठीक, जो x का मान होता है भुज कहलाती है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये बनेगा हमारा a/8
a/8 बराबर 1/2, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें, तो a बराबर 4 निकल के आ जाएगा बेटा। यही आ गया प्रश्न का आंसर। तो ये वाला विकल्प हमें डी वाला सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर हमारा 8 है, नमा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC, ये हमारा त्रिभुज ABC है। तो BC के समांतर PQ, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, और इसमें ये अनुपात भी दे रखा है हमें, ठीक है। तो AP और PB, यानी AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका दिया हुआ? PQ, कहाँ पर है ये? PQ बटा BC, ये दोनों अनुपात दिए हुए हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पर AP और AP, यानी AP और BP, इसका अनुपात निकालना है। चलिए समझिएगा इसको। तो पहले इसमें क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PQ बटा BC और बराबर 1/3। तो प्यारे बच्चों, जो PQ है ना हमारा, PQ 1 है और BC हमारा 3 है। देखो PQ यानी ये वाली भुजा हमारी है 1, जब ये वाली भुजा 1 है तो प्यारे बच्चों ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी, ठीक, ये वाली 1 होगी। अब आगे समझिएगा, BC यानी ये वाली भुजा हमारी 3 है, तो जब ये 3 होगी तो ये वाली भी 3 होगी हमारी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 होगी, फिर इसके बाद ये भी 3 होगी, पूरी ये वाली भुजा 3 होगी। अब एक बात ध्यान समझिए, जब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 3 है, तो प्यारे बच्चों 3 में ये वाली भुजा 1 है, तो ये कितनी बचेगी? 2 बचेगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली भुजा 3 है और 3 में ये वाली भुजा 1 है, तो ये वाली कितनी बचेगी? 2 बचेगी। तो हमसे पूछा गया प्रश्न में AP और बटा PB का अनुपात पूछा। तो AP देखो, AP कितना है? यही तो AP है 1, तो 1 लिख दो, और BP ये वाली भुजा कितनी है? 2 है। तो बस इसका आंसर आ गया 1/2, या करके लिख दो 1/2, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए प्रश्न नंबर है हमारा 12 नंबर, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, देखो यहाँ पे दो, यानी एक त्रिभुज दिया हुआ और इस त्रिभुज में 2 त्रिभुज बना दिएगा, ठीक, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये है। अब इसको जरा ध्यान समझिएगा। देखो बेटा, ये वाली भुजा कितनी? 3 है, ये वाली 3 है, तो ये वाली 6 हो गई, ये 3 है तो ये वाली 6 हो गई, तो ये 2 है तो ये वाली भुजा 4 हो गई है। तो हमारे ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इसी प्रकार ये भी दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो जो हमसे पूछा गया है BAD और उसके बाद CAD, ये कोणों का अनुपात पूछा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1, ठीक है। क्योंकि जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो अनुपात, भाई ये दोनों कोण बराबर हैं। अब मान लो ये 40-40 के हैं, तो 40/40 लिखें, कट पिट के आ जाए 1/1 ही तो आ जाएगा। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें? प्रश्न नंबर 12 है, तो विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। अब B के बाद प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, उसको कैसे हल करना है हमें। तो प्रश्न नंबर 14 का चित्र बना लें, इतने में हो जाएगा काम हमारा। तो ये बेटा हमारे हैं अवनमन कोण, ठीक, अवनमन कोण हमेशा ऊपर से देखे जाते हैं नीचे की ओर। इस प्रकार यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ, नाम लिख लो, यहाँ पे थोड़ा इसको भी आगे बढ़ा लो ऐसे करके, यहाँ पे लिख लो O, यहाँ पे लिख लो B, यहाँ लिख लो Q, यहाँ लिख लो P और यहाँ लिख लो A, ठीक। अब प्यारे बच्चों, ये वाला कोण पूरा 45 का है हमारा, ये वाला कोण है 45 का, ठीक, और ये वाला कोण 60 का है। अब देखो, जब ये 45 का है तो प्यारे बच्चों ये भी 45 का होगा, क्योंकि ये देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा काम करेगी, तो ये दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। जब ये 45 का है, 1 मिनट रुक जाना बेटा, अच्छा हाँ, ये पूरा 45 का है, इसको मैंने मिलाया ही नहीं अभी, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, तो अब ये वाला 45 का बना हमारा पूरा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब ये 45 का, तो ये वाला 45 का होगा हमारा। अब ये देखो, ये हमारा 90, सॉरी, ये वाला मान 60 का है, ये वाला कोण कितने का? 60 का है, और ये पूरा कोण हमारा होता 90 अंश का, ये वाला पूरा कोण होगा 90 अंश का। तो जब ये पूरा 90 अंश का होगा और 90 में से 60 ये है, 90 में से ये 60 कम कर दो, नीचे वाला तो कितना बचा?
30, तो ये वाला कोण 30 का निकला। तो जो हमारा आंसर निकल का है 45, तो 45, 30 पे लगा लीजिए टिक। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 17 बेटा अपने आप करिए, 18 भी अपने आप करिए। अब प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। 19 में बताना बहुलक वर्ग होगा तो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो देखो यहाँ पे 8 है, 8 की सबसे अधिक है, तो 8 के सामने कौन सा 3 से 5 है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, तो सबसे पहले इसकी निकालेंगे संचयी बारंबारता हम। तो देखो इस प्रश्न की संचयी बारंबारता निकालनी, तो संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, ये 4 है, पहले 4 को ऐसे लिख लो। हम प्रश्न में ही प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 को ऐसे लिख लो, इस 4 में 5 को जोड़ो 9, और 9 में 13 को जोड़ो 22, और 22 में 20 को जोड़ो 42, और 42 में इस 8 को जोड़ो 50। तो ये 50 है हमारा एन का मान बन जाता है, तो एन बटा 2, तो एन का मान 50 हो जाएगा, तो 50 बटा 2, तो ये बनेगा हमारा 25। अब आपको ये देखना 25 किसके अंदर आएगा, तो 25 42 में आएगा, तो 42 के सामने हमारा जो वर्ग अंतराल है वो है 30 से 40, 30 से 40, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ये वाला कहाँ पर मिलेगा, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 30 से 40। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ से खंड बात चलेगा, उसको देखिएगा। खंड है, तो देखो ये प्रकार के सवाल मैंने बहुत कराए हैं, इसको अपने आप करिएगा, ठीक है। अब ये चलो खा खरगोश करा दूं, और ये भी बहुत सवाल करा चुका हूँ इस प्रकार के मैं। चलिए इसको करा दूं, कैसे करना देखिएगा। तो प्रश्न नंबर पहले का खा देखिएगा। पहले का हमारा खा है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan a प्लस बी बराबर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 45 का मान है, ठीक। tan 45 लीजिए, तो ये tan से tan चला जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 45, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसके बाद दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका है, तो tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा ये tan 30 का मान हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 निकलेगा हमारा। तो ये निकलेगा समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पे लिखना समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो a प्लस बी बराबर 45 और a माइनस बी बराबर 30, तो b से b कट गया, तो ये बचा हमारा कितना 2a, और बराबर ये बच जाएगा हमारा 75। तो a बराबर 75/2, तो 2 का भाग लगाएंगे 75 में, तो a बराबर निकलेगा 37 सही 1/2 अंश कितना। अब ये वाला a का मान यानी a बराबर 75/2 समीकरण 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर, तो जो a बराबर 37 सही 1/2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और भाई 75/2 और 37 सही 1/2 बात तो एक ही है, तो इसकी जगह 75/2 लगाओ, तो हो जाएगा 75/2 प्लस का b बराबर 45। तो 75/2 को उधर भेजिए, तो b बराबर जाएगा 45 माइनस 75/2, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो b बराबर ये तो बन जाएगा 90 माइनस 75/2। तो जब इसे घटाएंगे तो ये 15/2, और जब ये हमारा 15/2 है तो इसको लिखा जाएगा 7 सही 1/2। तो मिलाओ बेटा इसके आंसर कहाँ पर है। हाँ देखिए इसने आंसर पॉइंट में दिए, चाहो तो आप इतना पूरी लिख सकते, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, तो या करके लिख लो। इसको लिखा जाएगा 37.5 अंश, और इसको लिखा जाएगा भैया 7.5 अंश, ठीक। आपके आंसर ये भी ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करें। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर पहले का सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो इसको ध्यान समझिएगा। तो पहले लिख लें प्रश्न नंबर पहले का सी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास दो घन है और दोनों घन आपस में समान है, ठीक है, समान आकार के हैं। एक घन ये है हमारा और एक ये घन है, ठीक है। इसका भी आयतन 64 है और इसका भी आयतन 64 है। ये दोनों घन आपस में समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर दे रखा 64 और घन का आयतन होता है भुजा क्यू हमारा, ठीक है, भुजा क्यू। और बराबर इस 64 को लिखेंगे 4 पे घात 3। तो भुजा को हम ए मान लेंगे, तो ए पे घात 3 बराबर 4 पे घात 3, तो घात से घात चली जाएगी, तो ए बराबर निकलेगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इसको जरा ध्यान समझिए। देखो घन में 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है हमारी। तो देखो ये 4 निकला, तो ये वाली भुजा हमारी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सभी भुजाएं 4-4 की हैं हमारी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सभी भुजाएं 4-4 की हैं। इसमें 12 किनारे होते हैं, 12 किनारों की लंबाई 4-4 होती है, ठीक है। अब समझिएगा इन दोनों घनों को आपस में मिलाया जाएगा, ठीक। इन दोनों घनों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद एक बड़ा घनाभ बनेगा। वो किस प्रकार बनेगा देखिएगा। जब इन दोनों घनों को मिलाया जाएगा तो एक बड़ा घनाभ बनेगा, इस प्रकार ये। तो प्यारे बच्चों एक घन ये है और एक घन ये है, तो इन दोनों घनों को मिलाया गया तो एक घनाभ बन गया। तो इसकी लंबाई कितनी है 4 है और इसकी लंबाई कितनी है 4 है। इसकी चौड़ाई कितनी 4 है और इसकी ऊंचाई कितनी है 4 है। तो इस आकृति में लंबाई बढ़ जाएगी 4-4 8, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, एल बराबर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और ये हमारी चौड़ाई है यानी बी बराबर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और ये बेटा हमारी ऊंचाई है, तो एच बराबर 4 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों घनों को मिलाया गया तो एक घनाभ बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है हमारा 2LB BH और HL, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा। मान लगा दीजिए 2, L का मान 8, B का मान 4, फिर 4 गुणा 4, फिर 4 गुणा 8। इसको हल करिएगा तो ये 2, ये बन जाएगा हमारा 32, ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा हमारा 32। तो इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, अंदर बन जाएगा हमारा 80, ठीक है। तो 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा पहले का डी। तो देखिए अब माध्यिका इसकी अपने आप निकालिए। अब यहाँ पे ई नंबर है, बिंदु 1, -4 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो एक्स अक्ष द्वारा विभाजित, ठीक। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 होते हैं, ठीक। चलिए समझिएगा इसको कैसे हल करना है। तो मैं लिखना है पहले का ई। तो यहाँ पे एक रेखाखंड खींचना है इस प्रकार। तो यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ लिख लो बी। जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता तो वो बिंदु किनारे पे रहेंगे। तो 1, -5 और इसके बाद हमारा अगला है -4, 5 और x अक्ष के निर्देशांक। तो यहाँ पे कर लो P। x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। ये हमारे x अक्ष के निर्देशांक हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे x का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों के बीच की दूरी लगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AP के बीच की दूरी और बराबर PB के बीच की दूरी। तो AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब बीच की दूरी, जब यानी दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पे अंडर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर x1 - x2 का होल वर्ग
प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे। अब देखो AP यानी ये दोनों बिंदु, ये वाले दोनों बिंदु यहाँ रखे जाएंगे। तो A का मान x1 का मान 1 है और x2 का मान x है और इसका होल वर्ग, प्लस y1 का मान -5 है, y2 का मान 0 है तो मत लगाइए, बराबर। अब यहाँ पे ये दोनों बिंदु उधर रखे जाएंगे। तो x1 का मान x है और x2 का मान -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखिएगा y1 का मान कितना है, y1 का मान x है तो यहाँ पे x नहीं y1 का मान 0 है, देखिएगा तो 0 और y2 का मान 5 है तो यहाँ 5 लगा दीजिए इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है 1 माइनस x का होल वर्ग बराबर x प्लस 4 का होल वर्ग, तो इससे घात से घात कट जाएगी हमारी। तो 1 माइनस x बराबर x प्लस का 4। अब इस x को दिल ले जाओ, 4 को दिल ले आओ, तो ये बनेगा 1 माइनस 4 और बराबर x प्लस x इतना, ठीक। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा हमारा 2x, कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसको उधर ले गए तो प्लस हो गया, इसको उधर लाए तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 2x बराबर -3, इसका भाग लगा दें तो x बराबर निकलेगा -3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है p के निर्देशांक बराबर, तो p के निर्देशांक बराबर क्या, x का मान 0 है तो x का मान ये निकला हमारा, तो -3/2, 0। तो यही आ गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर अगला है 4 चम्मच, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आ गया 4 चम्मच। यहाँ पे कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है और केंद्र के निर्देशांक ये हैं और B के निर्देशांक ये हैं। तो इसको कैसे हल करना देखिएगा आप लोग। तो पहले लिख लें हम प्रश्न नंबर पहले का 4 चम्मच। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पहले वृत्त, एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार। ये वृत्त का केंद्र है और ये इसका व्यास है, तो वृत्त के केंद्र को O से लिखा जाता है। यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिख लो B। तो यहाँ पर जो B के निर्देशांक हैं यानी O के निर्देशांक हैं 2, -3 ये O के निर्देशांक है और B के निर्देशांक है हमारे पास 1, 4। और प्यारे बच्चों A के निर्देशांक x, y मान लो। तो यहाँ पे लिखेंगे AB का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखो AB, तो ये वाले दोनों बिंदु लिए जाएंगे हमारे, ठीक है। तो x1 का मान x है और x2 का मान 1/2, y1 का मान y है और y2 का मान 4/2, इस प्रकार। अब यहाँ समझिएगा। तो प्यारे बच्चों ये किसके निर्देशांक निकले, O के निर्देशांक निकले हैं। तो O के निर्देशांक हैं इतने, तो यहाँ पे 2, -3। और भाई ये भी O के निर्देशांक है और ये भी O के निर्देशांक है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हमें भुज बराबर भुज करना, कोट बराबर कोट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी भुज बराबर भुज करेंगे, वही कोट बराबर कोट हो जाएगी हमारी। इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/2 बराबर 2। तो इसके नीचे 1 कर लो, कैसे गुणा करो, इसका इसमें इसका इसमें। तो x प्लस 1 बराबर 4, 1 को उधर भेजो तो x बराबर 3 निकल के आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे कोट बराबर कोट करनी है, तो y प्लस 4/2 और बराबर -3, इसको उधर भेजिएगा। तो y प्लस 4 बराबर -6 हो जाएगा, तो 4 को उधर भेजेंगे हम, तो y बराबर -10 हो जाएगा, y बराबर -10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A के निर्देशांक, A के निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों A के निर्देशांक हमारे पास है x, y। तो x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना -10 है। तो यही आ गया प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। अब प्रश्न है हमारा यहाँ पर, ये 4 चम्मच हो गया
प्रश्न नंबर का सिलेबस में है नहीं, खा है नहीं, गा है नहीं। अब आ जाइए घा घड़ी पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉस थीटा बराबर 4/5, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देख लीजिए, 4 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर है दूसरे का घा घड़ी। यहाँ पे लिख रखा है कॉस थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कॉस क्या होता है हमारा? कॉस होता है भाई आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो ये आधार बन जाएगा और ये हमारा कर्ण बन जाएगा। तो जब इसका लंब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, इस प्रकार यहाँ समझिएगा। तो कर्ण हमारा कितना? 5 का वर्ग, आधार 4 का वर्ग और लंब बेटा पता नहीं हमें। तो ये बन जाएगा 25 - 16 बराबर लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर ये 9 बनेगा। तो लंब बराबर हमारा निकलेगा 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखिए, ठीक है, इतना रखिए। अब इसके बाद जो हमसे मान पूछा गया है, कहाँ चला गया प्रश्न? हाँ ठीक है, तो इसमें साइन और टैन का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, साइन और टैन का मान। तो देखिए प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है हमारा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन कितना है? 3, वो लंब कितना? 3 है, और कर्ण कितना? 5 है। तो एक साइन थीटा का मान ये निकल के आ गया हमारा। अब प्रश्न में हमें टैन भी दिया हुआ है, तो टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा 3 है और आधार हमारा 4 है। तो ये वाले मान हमने निकाल लिए। ठीक, अब जो प्रश्न दिया हुआ उसको देखिएगा अब आप लोग। तो जो हमें प्रश्न दिया हुआ है जिसका हमें मान ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना। तो देखिए साइन का मान हम निकाल चुके हैं, साइन का मान 3/5, तो यहाँ पे 3/5 लगा दीजिए। गुणा कॉस थीटा का मान कितना है? कॉस का मान 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 लगा दीजिए। प्लस टेन का मान कितना है? 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 का वर्ग कर दीजिए। इस प्रकार अब इसको हल करिएगा। यहाँ पे कुछ कटेगा तो है नहीं, तो ये 12/25 हो जाएगा हमारा। 4 12 और 5 25, और ये बनेगा जाके हमारा 9/16। तो प्यारे बच्चों इसका लासा लेंगे। लासा क्या है? यहाँ पे कैसे गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करिए, इसका इसमें, नीचे का नीचे। तो देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कि 2 हासिल 3, 16 1 16, 16 3 19 प्लस और 25 निम्मा 225 बटा इसका गुणा करिएगा तो 25 8 200, ये 400 बन जाएगा टोटल हमारा नीचे। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7, 9 2 11, 3 1 4 और बटा 400। तो ये देखो कहाँ पर मिलेगा, है कुछ नहीं है। ठीक, तो यही इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। अब इसका प्रश्न नंबर है यहाँ खाली, इसको देखिएगा। ये रहा हमारा यहाँ खाली। ठीक है, तो यहाँ पे बारंबारता यानी एफ का मान ज्ञात कीजिए जिसका माध्य में 25 दिया हुआ है। ठीक, माध्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ का मान ज्ञात करना है। तो अनसोल्ड को लगाते हैं साइड पे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर है हमारा 22 का यहाँ खाली। तो इसके लिए हम बनाएंगे पहले वर्ग अंतराल, फिर लिखना हमें बारंबारता, फिर लिखना मध्यमान। ठीक है, बारंबारता को एफ से लिखा जाता और मध्यमान को एक्स से लिखा जाता। फिर अगला कॉलम बनाना एक्स इंटू एफ। अब यहाँ पे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 है ये, तो 5 करने लकीरें। 1 2 3 4 और बटा ये होगी 5वीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता में लिखेंगे 6 एफ, 6 10 और ये 5। अब निकालेंगे मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और 30 का आधा 15। अब यहाँ पे देखो 10 का अंतर, तो उसमें 10 जोड़िए।
तो जब इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 25, ये बनेगा हमारा 35, ये बनेगा हमारा 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 30। ध्यान समझिएगा इसको। अब इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15F, इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 150, और जब इसका गुणा करेंगे तो 350, और इसका गुणा करेंगे तो 25 की 5 हासिल 2, 5 और 20, 2 22। अब इसको जोड़ेंगे तो इसके जोड़ को लिखा जाएगा सिग्मा XF बराबर, देखो इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है, इसको लास्ट में जोड़ेंगे 15F, यानी कि इसको पहले लिख लिया हमने। देखो जोड़ो 0 0 0 और ये 5 आ गया, हासिल तो लगी नहीं हमारी। 3 5 3 5 8 और 8 5 13 और 13 2 15, हासिल 1 लगी। ठीक है, तो 1 और 2, 1 और 3 4, 4 2 6 और 1 7, तो इसका 755 आ गया। तो जो हमारा सूत्र होता है, यहाँ पे समांतर माध्य का योग भी दिया होगा शायद, हाँ इसका योग नहीं दिया। ठीक, यहाँ पे इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके जोड़ को लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ, इसको जोड़िए। देखो ये 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12 और 12 में जोड़ेंगे 5 17, 12 5 17, 17 में 10 जोड़ेंगे 27, तो 27 प्लस एफ बन जाएगा। तो जो हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा XF बटा सिग्मा एफ, और समांतर माध्य प्रश्न में दे रखा है 25, तो यहाँ पे लगा दीजिए 25, और इसका मान है 755 और प्लस 15F, और बटा सिग्मा एफ का मान है 27 प्लस एफ। अब इसके नीचे करिए 1, अब यहाँ पे करिए गुणा, तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले इसका, चलो इसका इसमें कर लो। तो देखो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से 17 लगी है, 25 दूनी 50, 50 और 17 67। ठीक, और प्लस 25F बराबर, जब इसका इसमें करेंगे तो 755 प्लस 15F। अब इस 15F को दलाइए तो हमारा 25F माइनस का 15F बराबर 755 और माइनस 675। जब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 10F, और बराबर जब इधर घटाएंगे तो 0, 15 में तो 7 जाएगा 8, इतना बचेगा। अच्छा ठीक, और ये 0 से 0 कट जाएगा तो F बराबर निकलेगा हमारा 8। तो प्यारे बच्चों यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए प्रश्न नंबर आ गया हमारा 4 चम्मच। बेटा इसमें बहुलक है तो इसमें बहुलक अपने आप याद करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 3 तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। 1 भिन्न 1 बटा 3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, और हर 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर है हमारा 3 का अथवा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बटा बाई। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है एक बार फिर सुनिए। 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है? जब उसके अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें। अब इसको हल करिएगा, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये बनेगा हमारा 3x + 3। अरे भाई 3x + 3 और बराबर बाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पलट के लिख लो, बाई बराबर 3x + 3। तो प्यारे बच्चों ये बना लो समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद थोड़ा आगे समझिएगा। अब आगे प्रश्न करा 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, कब हो जाती है 1/4? जब उसके हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दें। इस प्रकार इसको हल करिएगा। तो हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, पहले इसका कर लो, इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो। तो जब ये काम करेंगे तो y - 1 बराबर 4x। ठीक है, अब इस 1 को उधर भेज दो तो y बराबर बन जाएगा हमारा 4x + 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब प्यारे बच्चों देखो समीकरण 1 तथा 2 से आपने त्रिभुज में देखा होगा, त्रिभुज में क्या देखा है, जो चीज़ बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा 2 से, तो जो चीज़ बराबर उसे नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों को हमें नहीं लिखना है, इन दोनों को नहीं लिखना, तो ये दोनों आपस में बराबर कर दो। और चाहो तो आप ये वाला मान यहाँ लगा सकते हो, ठीक, बात वही है। और चाहो तो विलोपन से हल कर लो, जो आपको बढ़िया लगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो जो चीज़ बराबर उसे नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों को हटा देंगे, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 3 और बराबर 4x + 1, इस प्रकार। अब यहाँ पे इस 3x को ले आओ इधर और इस 1 को ले आओ इधर, तो यहाँ पे 3 - 1 और 4x माइनस का 3x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x बचेगा, तो x बराबर 2 निकल के आ जाएगा। ये वाला मान चाहे 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में, चलो 2 में रख दो, ठीक है। तो x की जगह 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये y बराबर मिलेगा 4 × 2 + 1, तो y बराबर हमें 9 मिल जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9, तो नई लाइन से लिखेंगे भिन्न बराबर है हमारी x बटा y। तो जो हमारा x का मान 2 है, y का मान 9 है, तो यहाँ पे 2/9, तो बेटा यही आ गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 4, इसको देखिए। यहाँ पे 4 में लिखा हुआ है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है, ठीक। चलिए ध्यान समझिएगा इसको, तो इसको लगाते हैं साइड पे। तो प्रश्न नंबर 4, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी एक सड़क है और ये हमारा एक भवन है, ठीक। प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो ये प्यारे बच्चों हमारा मंदिर है, ये हमारा एक मंदिर है, ठीक है। मंदिर के शीर्ष से, यानी मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, ये हमारी सड़क है, सड़क के दूसरी ओर देखो अवनमन कोण, देखो मंदिर के शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से, ठीक, सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब ये जो हमारा भवन है वो ऊंचा है, इसको यहां से ऐसे करके मिलाना है, ठीक, और इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए। तो ये वाली हम, ये जो कोण है वो हमारा है कितने का, 30 अंश का है। और तथा पाद के अवनमन कोण, अब यहां से इसको ये देखा गया, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखना, तो ये वाला हमारा 45 अंश का, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, वो तो छोड़िए अब आप, A B C D और ये E, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक मंदिर जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, जब ये 15 है तो ये भी 15 और ये कर लो H, ये कर लो X और ये कर लो X। तो यहाँ पे लिखेंगे माना AE एक मंदिर, AE एक मंदिर, कामा AB सड़क तथा BD एक भवन है, ठीक है। तो हमें इस भवन की ऊंचाई सिद्ध करनी है, ठीक, जो प्रश्न में दे रखी है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे ECB, समकोण त्रिभुज ECD में, तो tan 30, तो H/X, और tan 30 का मान 1/√3 और बराबर H/X। तो हल करिएगा इसको, X बराबर निकलेगा √3H, इस प्रकार। अब समकोण त्रिभुज लेंगे हम, और देखो प्यारे बच्चों ये वाला 45 है, तो ये भी हमारा भैया 45 का हो जाएगा, ठीक है, ये भी 45 का हो जाएगा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAE में, तो यहाँ पे लिखना हमें tan 45 लंब बटा आधार, ठीक। क्या लिखना है, देखो tan 45 है ये हमारा, ये वाला, ठीक। तो लंब बटा आधार, तो 15/x, और tan 45 का मान कितना हमारा, tan 45 का मान है भैया 1, तो 15 और x का मान ये रहा √3H। इसको हल करिएगा, इसका इसमें गुणा करिए,
तो √3h बराबर हो जाएगा हमारा 15। इसका भाग लगाए तो h बराबर निकलेगा 15/√3 और यहीं पे √3/√3 कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा 15/√3 और बटा 3 और 3 एकम 3 3 पंजे 15 तो h बराबर निकलेगा हमारा 5/√3 ठीक मीटर इतना। अब आगे प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए हमारा ये क्या है, हमारा एक ये भवन है ना। प्रश्न में लास्ट में क्या कह रहा था, भवन की ऊंचाई। तो ये देखो भवन है हमारा, तो नई लाइन से लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई। ठीक है प्यारे बच्चों, भवन कौन सा हमारा BD भवन है, BD लिखिए ठीक BD और h + 15 तो h का मान हमारा ये रहा, तो h का मान है हमारा 5/√3 और प्लस का 15। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो √3 और प्लस 3 ही बचेगा, √3 + 3 तो यही आ गया प्रश्न का आंसर। और बेटा हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है मीटर लिख दीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है इसका अथवा देखिए, एक भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है और भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। चलिए समझिएगा इसको भी। तो प्रश्न नंबर लिख लें चौथे का अथवा। देखो एक बार प्रश्न को फिर देखिएगा, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो सबसे पहले हम क्षैतिज रेखा बनाएंगे इस प्रकार, एक भवन के शीर्ष से। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक भवन है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे स्तंभ ये हमारा बड़ा है तो उन्नयन कोण ये वाला कितने का है, ये हमारा 60 अंश का है। इसको यहां से मिला देंगे, ये 60 बनेगा हमारा। फिर कह रहा भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण, यानी यहां से इसको मिलाएंगे ये, तो ये कितने का है 45 अंश का। तो ये वाला 45 है हमारा और ये भी 45 है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा स्तंभ है तो इसकी ऊंचाई कितनी 40 मीटर है। चलिए और यहाँ पर कुछ तो दे नहीं रखा है, यानी ये वाली ऊंचाई पूरी 40 मीटर है हमारी। तो यहाँ पे लिख लो 40 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। और प्यारे बच्चों ये क्या हमारा, ये है हमारा एक भवन। ठीक है तो मान लिया मैंने भवन की ऊंचाई h है, तो जब ये h है तो प्यारे बच्चों ये भी h होगा। तो ये कितना होगा, ये वाला होगा 40 - h इतना। ठीक तो ये वाली दूरी x कर लो, तो ये दूरी x कर लो, A B C D और ये E। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना, भवन की ऊंचाई सिद्ध करनी है। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना AE एक भवन तथा BD एक स्तंभ है, BD एक स्तंभ है। ठीक है तो हमें लिखना समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में। तो पहले tan लगाएंगे हम, तो यहाँ पे tan से तो काम नहीं चलेगा भाई, फिलहाल ये वाला त्रिभुज लीजिए पहले। ठीक है BAE में, त्रिभुज BAE में तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45, तो ये बनेगा h/x, h/x। tan 45 का मान 1 है तो 1 बराबर h/x। ठीक है इसके नीचे चेक कर लो, तो x बराबर h निकलेगा हमारा इतना। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में। तो हमें यहाँ पे लिखना tan 60, तो 40 - h/x और tan 60 का मान √3 बराबर 40 - h और इस x का मान कितना है, x की जगह पे h लगा दीजिए, तो यहाँ पे h लगाइए। चलिए गुणा करिएगा इसका, इसमें गुणा करो
तो √3h बराबर 40 माइनस एच, इसको तो ले आइए, तो √3h और प्लस का h बन जाएगा बराबर 40 माइनस, सॉरी यहाँ तो 40 बचेगा क्योंकि इसको तो ले आए, तो यहाँ से h कामन ले लो, तो √3 + 1 और बराबर 40। तो इसका भाग लगाइए, तो h बराबर हो जाएगा 40 बटा √3 और प्लस 1, यहाँ पे पर में कड़ करिए, तो √3 - 1 और √3 - 1, तो h बराबर हो जाएगा 40 √3 - 1। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये 40 √3 - 1 और ये 2 बचेगा नीचे हमारा, ठीक है, 2 1 2, तो ये बन जाएगा हमारा 20। तो यहाँ से 20 का अंदर गुणा कर देंगे, तो जब 20 का अंदर गुणा करेंगे हम, ये 20 का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो h बराबर हो जाएगा 20 √3 और माइनस का 20। क्यों क्यों परेशान हो रहे हो, यही इसका आंसर आ जाएगा, कुछ मत करो, यहाँ पे इसको हटाइए। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे जो बचा हुआ पर इसको लिख लो, यानी h बराबर हो जाएगा 20 √3 - 1 मीटर। तो बस यही आ गई हमारी भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। अब आप प्रश्न नंबर है हमारा 5। यहाँ पे लिखा हुआ एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का बगपृष्ठ तथा शंकु का बगपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसको कैसे करते हैं देखिएगा इसको भी। प्रश्न नंबर आ गया बेटा 5। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक अर्धगोला है, ठीक, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, ठीक है, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अब यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है शंकु का बगपृष्ठ और अर्धगोले का बगपृष्ठ कैसा है, समान है, यानी यहाँ पे हमें लिखना है और ज्ञात क्या करना है, शंकु की त्रिज्या यानी कि r/h, ये हमें ज्ञात करना है, r/h ज्ञात करना है हमें, यानी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बगपृष्ठ समान है, तो यहाँ पे लिखना हमें शंकु का बगपृष्ठ तथा अर्धगोले का बगपृष्ठ। तो प्यारे बच्चों शंकु का बगपृष्ठ होता है πr/l और अर्धगोले का बगपृष्ठ होता है हमारा πr/2 ये होता है हमारा, पाई से पाई चला जाएगा और एक r से एक r चला जाएगा, तो यहाँ पे l बराबर बचेगा 2r। अब आपको पता है l बराबर सूत्र होता है, l बराबर सूत्र होता है हमारा √h² + r² और बराबर 2r, ये होता नहीं होता है l बराबर। अब इधर से ये अंडरू हटेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी, तो h² + r² बराबर ये हो जाएगा हमारा 2r का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों h² + r² बराबर ये बनेगा 4r², ठीक है। अब इस r² को तो ले जाइए, तो ये बनेगा जाके, यानी यहाँ पे लिख लीजिए पहले h² बराबर 4r² माइनस ये वाला r², तो h² बराबर हो जाएगा 3r², ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इसके पक्ष को पलट दें हम, इसके पक्ष को पलट दें, यानी इसको दल लाए इसको दल ले आए, 3r² बराबर ये बनेगा हमारा h²। अब यहाँ पे गुणा 1 लगा सकते हैं ऐसे करके। अब ये h² आएगा इसके नीचे और ये वाला 3 जाएगा इसके नीचे, गुणा वाली चीज़ भाग में पहुँच जाती है, तो ये r² बटा h² और बराबर 1/3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिख सकते हैं r/h का होल वर्ग बराबर 1/3। अब ये इधर से हमारी घात हटेगी तो इस पे अंडू लग जाएगा, तो r/h बराबर ये रहा बड़ा सा और 1/3।
3 और 1 पे अंडर रूट लगाते नहीं है तो r/h बराबर निकलेगा 1/√3। अब यहाँ पे नई लाइन से लिख देना r/h बराबर 1/√3। तो बस प्यारे बच्चों यही हो गया प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों लास्ट में फिर आपसे कहना चाहते हैं, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ठीक। और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।